नमस्कार। तो हमारी विशेष कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले भाग में आपने देखा, हमने आपको बताया बजट में किन किन चीज़ों के किन किन डिपार्टमेंट्स के बजट में वृद्धि हुई, लेकिन वो जो वृद्धि हुई वो कटा कहाँ से। आइए हम आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ दिखाते हैं, और वो ये है कि ये बजट कहाँ कहाँ जा करके बंटता है। तो अगर हम 1 रुपये लें कि सरकार 1 रुपये अगर उसके पास है तो वो उसको कैसे खर्च करती है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सब्सिडी पर 7 पैसा 1 रुपये, पेंशन पर 4 पैसा, ब्याज का भुगतान 20 पैसा, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपका खर्चा होता है वो है आप जो ब्याज है उसका भुगतान करते हैं। टैक्स और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा 18 पैसा, केंद्र की योजनाएं इस पर 17 पैसे जाते हैं, केंद्रीय मदद से जो योजनाएं चल रही हैं उस पर 9 पैसे जाते हैं, फाइनेंस कमीशन और ट्रांसफर 9 पैसे और बाकी खर्चे 8 पैसे, और रक्षा पर यानी कि डिफेंस पर 8 पैसे खर्च होते हैं। तो ये तो हो गया ब्यौरा जो 1 रुपये खर्च करना है, और इसी को लेकर के बजट होता है। लेकिन बजट का दूसरा पहलू है कि आप कमाते कैसे हैं। भाई आप कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे। तो कमाई अगर 1 रुपये कैसे कमाया जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6 पैसे आते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 पैसे आते हैं, उधार और दूसरे कर्ज 34 पैसे, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 17 पैसे बटोरे जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से 15 पैसे 1 रुपये में बनता है, इनकम टैक्स से 15 पैसे, तो इनकम टैक्स बहुत जरूरी है और इसी में आज रियायत दी गई, एक्साइज के 7 पैसे और कस्टम के 4 पैसे। तो यहां से आपका पूरा 1 रुपये बनता है। तो ये ब्यौरा है कि सरकार किस तरीके से कमाती है और किस तरीके से खर्चती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं स्वागत करना चाहता हूं, देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी मिनिस्ट्री को जो बजट अलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे लिए तो संकेत जी ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए कि हमारे दोनों जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, दोनों के आउटलेज में काफी बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आउटले में काफी बढ़ोतरी हुई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी आउटले में वृद्धि हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आउटले में आप अगर आरई को देखें तो उसके बनिस्बत हमारा आउटले इंक्रीज हो गया है ऑलमोस्ट अबाउट 30% ज़्यादा, 13-14 हज़ार करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ हो गया है। हम कैपेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कैपेक्स में भी हमारा बढ़ोतरी काफ़ी हो गया है, करीब 70,000 करोड़ के आसपास हमारा कैपेक्स हो गया है। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमारा ये आउटले बढ़ा है। और उसके अलावे जो स्कीम्स, ग्रीन ग्रोथ का जो एक हेडिंग है बजट का, बजट के जो 6-7 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ग्रीन ग्रोथ आइडेंटिफाई किया गया है एज अ मेजर हेड। ग्रीन ग्रोथ में हमारा लीडर इन ग्रीन ग्रोथ, इसको और ये फिलिप देगी ये जो अनाउंसमेंट्स हैं आज के बजट के। सर, हाल ही में हमने सैटेलाइट की 2 तस्वीरें देखी थी कि कुछ सालों में भारत कुछ अब ज्यादा जगमगा रहा है, यानी बिजली ज्यादा पहुंच रही है। तो आपकी पावर मिनिस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, तो आपकी मिनिस्ट्रीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा बजट? एक तो देखिए 2-3 है। एक तो हमने अपने ये आप देखे होंगे कि हम लोग की सरकार ने पिछले 2014-15 से लेकर के अब तक विद्युत के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। पहले हम लोग पावर डेफिसिट थे, अब पावर सरप्लस हैं। हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, पूरे देश को हम लोगों ने ये एक ग्रिड से जोड़ दिया, करीब 1,73,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हमने जोड़ा है, और अब हम एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट बिजली ट्रांसफर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने मजबूत किया है, ये करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च कर स्टेशन बनवाए, 3,980 सबस्टेशन का अपग्रेडेशन किया, 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर HT लाइन्स, LT लाइन्स लगावी इत्यादि करके अब स्थिति हमने ऐसी कर दी है कि 2015 में
बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी 12.5 घंटे, आज 22.5 घंटे हो गई है ग्रामीण क्षेत्र में। अर्बन एरियाज में तो करीब 23 घंटे हो गए। अब इसको हम मॉडर्न कर रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं किया हमने हर घर को कनेक्ट कर दिया, हर गांव को कनेक्ट किया, हर घर को कनेक्ट किया। ये आप ये चेक की गई तो 2012-13 में जो स्पेस की इमेजरी में रात में जो इंडिया का लुमिनस था, ये लाइटिंग था, उसके बनिस्पत आज इंडिया का लाइटिंग 63% ज्यादा है, और कुछ कुछ राज्यों में तो 400% ज्यादा है। ये इसलिए कि 24 घंटे के आसपास रहती है। और इतना ही नहीं, हमने अपने बिजली का एनर्जी ट्रांजिशन इसको कहते हैं, मतलब कि फॉसिल फ्यूल से हट करके नॉन फॉसिल में जाने में, यानी रिन्यूएबल्स की ओर जाने में, इसमें भी हम अग्रणी हो गए। अब हमारा 42% कैपेसिटी अब नॉन फॉसिल फ्यूल से है, उसमें भी रिन्यूएबल से है। और ये जो बजट में जो आज आउटलेज आपने सुना, ये हमारे इस ट्रांजिशन को, ग्रीन ग्रोथ को और इम्पेटस देगा। कि आपने बात की और आपने कहा कि हम फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो ये ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा है आप लोगों की, आपके मंत्रालय की? अभी एक तो कैपेसिटी को ले लीजिए। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने ट्रांसमिशन लाइन हमें जोड़ना है। अब बहुत सारा कैपेसिटी हम लगाने जा रहे हैं, 10,000 मेगावाट हम लगाने जा रहे हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन वहाँ का जो सोलर रेडिएशन है सबसे ये अधिक है, राजस्थान से भी अधिक है। तो 10,000 मेगावाट हम वहाँ लगाने जा रहे हैं। अब हमको ट्रांसमिशन लाइन बनाना है पहाड़ी दुर्गम इलाकों से लेकर के। उसके लिए इस बजट में आप देखेंगे कि प्रावधान करीब 20-22 प्रावधान उसके लिए है। अब उसके लिए हमको बैटरी स्टोरेज चाहिए। तो स्टोरेज के लिए प्रावधान है, इसमें 4,000 मेगावाट आवर का स्टोरेज के लिए प्रावधान है। तो हम शुरुआत करेंगे, ये शुरुआत अभी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ट्रांसमिशन जरा गड़बड़ा गया, लेकिन इसको जी इससे माफ कीजिएगा, ये हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो ट्रांसमिशन लाइन की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन ये जरा कनेक्शन बिगड़ गया। अजय वीर झाकड़ भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपका एक हरीश रावत भी हैं हमारे साथ, और रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वीर जी, आपका एक ट्वीट था अभी कुछ दिन पहले का, जिसमें कल ही का, जिसमें आप ये कह रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे एक कहानी बताती है, लेकिन वो कहानी पूरी कहानी नहीं है, अधूरी कहानी, थोड़ी अधूरी है। आज बजट भी आ गया। ये बजट कितनी कहानी बता रहा है, पूरी या अधूरी? बजट भी अधूरी कहानी बता रहा है। हाँ, उम्मीद ही नहीं थी पूरी कहानी की। अच्छा, परंतु ये जरूर कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों का हाल देख के अच्छा लगता है कि हम उतने बुरे नहीं हैं जितने पड़ोसी देश बुरे हैं, और उसमें ही तसल्ली कर रहे हैं आज के दिन। तो कृषि के मामले को लेकर के हुआ कि कुछ कहा नहीं गया कृषि को मामले नहीं, मैं समझता हूं कि सरकार समझती है कि किसान को उन्होंने आत्मनिर्भर कर दिया है, और उसको और कोई नई योजनाएं लाने की इतनी सख्त जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत सारी योजनाओं में कटौती भी है, परंतु और भी उम्मीदें थी, जो उम्मीदें सरकार कर रही है। 20 लाख करोड़ तो है यार। हाँ जी, 20 लाख करोड़ नहीं, सरकार कह रही है, अच्छी बात कह रही है। उसमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या रोल आउट होता है, वो एक अलग बात है। पर यह बात है कि 7 साल पहले ऐसे लगता था कि यकीन है, अब विश्वास है। ये फर्क हुआ है 7 साल में। विश्वास मेरे को अभी भी है कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर 7 साल पहले मेरा यकीन था कि हम तरक्की करेंगे। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि इसमें किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए था? नहीं, किसानों के लिए क्या होना चाहिए था उसमें अलग अलग है कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। तो
तो जिस हिसाब से एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें या एक्सटेंशन सर्विस की बात करें, जिससे लोग खेत जा जाके किसानों को बताते हैं खेती कैसी करनी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करें, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहां सब जगह 50% की जो गवर्नमेंट जो निर्धारित हैं कि इतनी नौकरियां होनी चाहिए, वहां 50% वैकेंसीज हैं। तो हमें उम्मीद था कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो पैसा सरकार देगी वो उस पे काफी एनहांसमेंट होगी और वो बढ़ेगा, और ये जो नौकरियां ये सब सरकार के अंदर ये नौकरियां भरी जाएंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ देखें, हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि एक स्टैट्यूटरी फार्मर्स कमीशन बने कि जो सरकार को एडवाइस कर पाए कि किसानों को क्या चाहिए, ना कि वो केवल सरकारी अफसरों पे निर्धारित रहें उनको बताने के लिए या इंडस्ट्री पे निर्धारित रहें कि किसानों को क्या चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मांगे थी जो लॉन्ग टर्म के लिए आज जब मैं डॉक्टर विरमानी, अरविंद विरमानी से बात करी थी, नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने ये कहा कि हमारी अप्रोच अब कृषि वर्ग को लेकर अलग है, कि वो ज्यादा हम चाहते हैं कि वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हों, नए अनाज उगाएं, जैसे मिलेट्स की बात हो रही है, मोटे अनाज की बात हो रही है, डाइवर्सिफाई करें। तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई जो हमारा कृषि वर्ग, ग्रामीण वर्ग है, क्या उस परिस्थिति से बाहर निकल चुका है कि वो अब एक नई दिशा की ओर मूव कर पाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि नई दिशा की ओर जाने के लिए किसान इच्छुक है और सरकार की मदद की जरूरत है। और जो स्कीम्स, जो योजनाएं इस बजट में आई हैं या पहले कुछ बजट में आई हैं, वो अच्छी योजनाएं हैं, पर उनपे जो अलोकेशन हुआ है फंड का वो बहुत थोड़ा है। सेक्टर का साइज देखते हुए, उसका दायरा देखते हुए वो बहुत थोड़ा अलोकेशन है। तो सुनने में अच्छा लगता है, पर जो योजनाएं वो हकीकत में जमीन पे मेरा मतलब कोई फायदा पहुंचा पा रही हैं कि नहीं पहुंचा पा रही हैं, वो देखने वाली बात। जी, आपके पास वापस भी लौटेंगे हम चर्चा के लिए। इस वक्त हरीश रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। तो रावत साहब, आपसे सबसे पहले, आपको इस बजट में अच्छा क्या लगा? अच्छा कुछ नहीं, केवल कुछ भी नहीं, शब्द और जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा, बाकी कुछ नहीं है। तो एक बड़ा सा लिफाफा है जिसमें फूंक भर करके उसको बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आप जितनी स्कीमें हैं, जो नई कुछ बातें कही गई हैं, उनमें कहा गया कि ये 3 साल में पूरी होंगी और उसके जरिए एक सब्जबाग दिखाने की कोशिश की। रावत साहब माफी चाहता, रावत साहब, इनकम टैक्स में रिबेट है तो उससे जो है वो नौकरी पेशा वाला खुश है। सीनियर सिटीजन को भी 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया है। मैं उसी पर आ रहा हूं। आपको जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, महंगाई का बोझ बढ़ा है, उस हिसाब से जो रिबेट है वो क्या है? आपने 7 साल बाद जो है इसको बढ़ाया, तो क्या बढ़ाया? 50,000। तो इससे कहां क्या राहत मध्यम वर्ग को मिलने जा रही है, निम्न आय वर्ग को मिलने जा रही है? आपने जितना अकेले गैस और बिजली के दाम बढ़ा करके उसके ऊपर चार्जेस उनकी रसोई के ऊपर बढ़ा दिए हैं, उतनी भी आपने छूट उसको देने का काम नहीं किया है। तो एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, लोगों ने समझा 6-7 साल बाद कह रहे हैं तो कुछ तालियां मिल जाएंगी और या भाजपा की प्रोपेगेंडा मशीन को इससे ताकत मिल जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं है। आपने रोजगार बढ़ाने की दिशा में कोई बात नहीं कही। गवर्नमेंट के अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के में 2 करोड़ से ज्यादा वैकेंसीज हैं, जहां सीधे सीधे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर सकते थे कि भाई ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर हम इन वैकेंसीज को पूरा करने का काम करेंगे। ये कैसी ग्रोथ है जो जॉबलेस है, जिसमें जॉब ही नहीं है? बिल्कुल। आपकी मैं आपसे एक सेकंड, आप इतनी ज्यादा टेक्नो सेवी अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालत यह है कि अकेले हमारे राज्य के अंदर 40% ITI बंद हो गए हैं, 30% पॉलिटेक्निक बंद हो गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कई ट्रेड बंद हो गए हैं। तो यह हालत जहां, क्योंकि इसलिए कि जो टेक्निकल हैंड है उनके लिए काम ही नहीं है। आपके चाहे नारे आपके स्टार्टअप का हो या कोई और चीजें आपने कॉइन अप की हो, उसके बेनिफिट लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, वो चीज पहुंच नहीं रही है। इसीलिए किसी देश की जब टेक्निकल एजुकेशन का में यह हालत हो तो वो ये दर्शाता है कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी रावत जी, इसलिए मैं एक सवाल पूछना
अच्छा जी जी हरीश जी हमारे साथ बने रहिए। अब एक पहले अलग से बजट होता था, लेकिन इस बार अब काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि रेल बजट भी इसी बजट में होता है। और रेल मेरा पसंदीदा मंत्रालय है, क्योंकि मुझे रेलगाड़ी बहुत अच्छी लगती है। और उस मंत्रालय के मंत्री अब हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, एनडीटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बजट में जो अमाउंट है वो काफी है, लेकिन उस अमाउंट का आवंटन किस तरीके से होगा, उसको आप खर्च किस तरीके से करेंगे, वो अगर आप बताना चाहें। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आज से 10 वर्ष पहले अगर हम देखें तो डेली सिर्फ 4 किलोमीटर पर डे नए ट्रैक्स बनते थे। अभी वो संख्या बढ़ के 12 किलोमीटर पर डे पे आ गई है। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैसिव चेंज इन वर्क कल्चर हुआ है रेलवे में। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए बजट का एलोकेशन किया है, उससे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के रोलिंग स्टॉक में, रेलवे के स्टेशंस में, पैसेंजर एमिनिटीज़ में, सब में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा। 1275 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। इसमें बड़े स्टेशंस भी है, जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, और मीडियम स्टेशंस भी और छोटे स्टेशंस भी है। तो देश भर में रेलवे में पैसेंजर्स के लिए पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस चेंज हो जाए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, मैं कल ही का आपका ट्वीट देख रही थी, उसमें आप रेलगाड़ी के अंदर जो टॉयलेट्स है उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे और किस तरह से नल का आप देख रहे थे, जो एयर प्यूरिफायर लगाया जा रहा है वो आप देख रहे थे। तो ट्वीट देख के लग रहा था कि आप बिल्कुल सक्रिय मंत्री हैं। लेकिन आज वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा कि 2013-14 के बाद 9 टाइम ज्यादा आवंटन हुआ है, आपका फोकस एरिया क्या रहेगा रेलवेज में? क्योंकि एक आम भारतीय अभी भी रेलवे में निर्भर करता है, ट्रेन से जाने में वो निर्भर करता है। वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की हम बात सुनते रहे, दावे हम बहुत सुनते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत दिखती नहीं है। मैं वर्ल्ड क्लास स्टेशंस देखने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। कमलापति स्टेशन आइए, आप गांधीनगर कैपिटल स्टेशन आइए, विश्वेश्वरैया स्टेशन आइए बेंगलोर में। 3 जगह ऑलरेडी जहाँ पे वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी बन चुके हैं, वो देखने आइए। ज़रूर आप उसको देखेंगे, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। उस कॉम्प्लेक्सिटी से सीख के स्केल अप किया जा रहा है। अनलाइक एनी अदर बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ट्रेन नीचे से चल रही है, ट्रेन के अपने वाइब्रेशंस हैं, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स इज़ वेरी सडन। बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ के स्टेशंस का डेवलपमेंट का जो मॉडल बना है, उस मॉडल को अब लार्ज स्केल पे इस बार टेकअप हो रहा है। उसके लिए बजट का आवंटन है। देन वंदे भारत ट्रेन्स, आपने देखा वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स। अभी मैं रिसेंटली डावोस से ज़ुरिक ट्रेन से ट्रैवल किया। वंदे भारत ट्रेन की राइडिंग क्वालिटी, राइड क्वालिटी किसी भी पैरामीटर पे वर्ल्ड क्लास ट्रेन से बेटर है। साउंड की लेवल अंदर बेटर है, एक्सेलरेशन बेटर है। तो ये जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है, अब इस साल इसका मैसिव तरीके से रैंप अप होगा जी प्रोडक्शन का। अभी ऑलमोस्ट एवरी 7-8 डेज नई ट्रेन आईसीएफ चेन्नई फैक्ट्री से निकल रही है। अब 3 और फैक्ट्रीज में इसको बनाना चालू करेंगे, सोनीपत में, रायबरेली में और लातूर में। इससे एवरी वीक वी शुड बी सीइंग 2 और 3 ट्रेन्स। दैट इज़ द टारगेट वी आर वर्किंग ऑन। तो मैसिव तरीके से रेलवे में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने हैं, कवच लास्ट ईयर बजट में 3000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, 4000 किलोमीटर हम लोगों ने टेकअप किया। अगेन कवच इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेक इन इंडिया विजन, जिसमें इंडिया के इंजीनियर्स ने डेवलप किया ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आज दुनिया देख रही है। और इस साल कवच को वी विल बी शिफ्टिंग इट टू, अपग्रेडिंग इट टू 5G। सो दैट विल बी द फर्स्ट 5G ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। सो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इनिशिएटिव्स देश की रेलवे को एकदम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें सारा फोकस पैसेंजर्स पे, कि पैसेंजर किस तरह से। अश्विनी, जिन ट्रेनों की आपने बात की, 3 ट्रेनों को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है।
वंदे भारत के बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन उसको लेकर के भी सवाल है कि इनकी संख्या क्या आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि ज़्यादा होगी। दूसरी ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन, काफ़ी लंबा समय हो चुका है उसका घोषणा किए हुए, उस पर काम करते हुए भी, कब तक पूरा होने की संभावना है। और तीसरा एक्साइटमेंट है हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को लेकर, तो वो कब तक आ पाएगी? इन तीनों के बारे में संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा था। वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से रैंप अप हो रहा है। जैसा मैंने कहा, इस बार हम 3 और फैक्ट्री इसमें जोड़ रहे हैं। 3 और फैक्ट्री जोड़ने का मतलब 4 फैक्ट्री से जब एक साथ प्रोडक्शन होगा, आप सोचिए कितनी मैसिव तरीके से वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए तैयार होगी। बुलेट में काम अगर आप जाके देखें, गुजरात के सेक्शन में ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी तब उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। सरकार बदलने के तुरंत बाद में सारी परमिशंस आई और उसके बाद में तेज़ी से उस पर सारे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का, टेंडर का प्रोसेस, वो सब कंप्लीट हो रहा है। इस साल महाराष्ट्र के सेक्शन में भी तेज़ी से काम चालू होगा। तो बुलेट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सीनियर कलीग को भेजा था काम देखने के लिए, एंड ही वाज सरप्राइज्ड सो मच। उन्होंने देखा इतना तेज़ी से काम तो शायद और कहीं नहीं देखा होगा उन्होंने। इसी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन, अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेक इन इंडिया विजन। पीएम साहब ने क्लियर कहा, अभी देखिए दुनिया में केवल 2 या 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन बन सकी है। पीएम साहब ने क्लियर टारगेट दिया कि हिंदुस्तान के ही इंजीनियर्स हिंदुस्तान में ही डिज़ाइन करें और हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो। उस टारगेट को लेके चल रहे हैं। इस साल के दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन रेडी होगी। उसको पहले हेरिटेज सर्किट्स में चलाएंगे, जैसे कालका शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, ये जो सारे हेरिटेज सर्किट्स हैं हमारे, इन सब सर्किट्स में हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। सर मैं मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा। कोविड के दौरान कई रियायतें सरकार ने वापस ले ली है। आज बजट के बाद भी हमें मालूम नहीं चल पा रहा कि सीनियर सिटीजन्स का जो रियायत वापस आज लिया गया है या नहीं लिया गया है। यदि आप इसको क्लैरिफाई कर देते। रेलवे के सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत सारे हैं जिसको रेलवे हमेशा फुलफिल करता आया है और करता रहेगा भविष्य में भी। पैसेंजर्स के ट्रैवल पर हर पैसेंजर को आज भी करीब 55% कंसेशन दिया जा रहा है, जिसकी टोटल अमाउंट 51,000 करोड़ है। 51,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पैसेंजर ट्रैवल पे दी जा रही है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी दी जाती है, फूड ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन पे, फर्टिलाइज़र के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है, सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है, पार्सल्स के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है, कंटेनर के ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत कम फेयर रखा हुआ है जी। करीब हर सेक्टर में रेलवे ने अपना सोशल ऑब्लिगेशन पूरा किया और आगे भी पूरा करेगा। जी अश्विनी जी, मनोरंजन ने जो सवाल पूछा उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों के मन में ये बात रही कि पहले जब रेल बजट आता था हमेशा होता था कि किराया सस्ता हुआ नहीं हुआ, तो और कोविड के दौरान बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो छिनी गई, लेकिन किराए वहीं के वहीं रहे, बल्कि रेलवे के किराए लगातार बढ़े। तो इसको लेकर भी चिंता रहती है लोगों को। रेलवे में तमाम तरह के लोग सफर करते हैं और कई बार जो एयरफेयर है और रेलवे का फेयर है वो ऑलमोस्ट बराबर होने लगा है। अब ये आपकी जिसने भी आपको ये सूचना दी है एकदम गलत है। रेलवे के फेयर कई वर्षों तक नहीं बढ़ाए गए। आज भी दुनिया के सबसे कम रेलवे फेयर इंडिया में है। दुनिया के सबसे कम रेलवे फेयर इंडिया में है। तो इसी भावना, क्योंकि रेलवे एक सोशल ऑब्लिगेशन करती है पूरा अपना, इसी भावना के साथ ही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा आपने जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी उनको कहिए अपने इन्फॉर्मेशन को नहीं, मतलब बात ये इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर आप रेलवे फेयर्स कई ऊपर के क्लासेस के देखें या जो सुविधाएं जब घटी थी उसके बाद भी उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था फेयर में। सुविधाएं केवल बढ़ती गई है और बढ़ती जा रही है। एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर सुविधाएं बढ़ती जा रही है। आप देखिए आज की तारीख में जिस तरह से क्लीनलीनेस, टाइमलीनेस, सब चीजें पहले से बेहतर है। अश्विनी जी, एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले रेलवे बजट से अलग है, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूं, ये भार ओएस मैंने देखा आप बात कर रहे थे, बड़ा रोचक लगा,
लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि वो एप्स कैसे आएंगे उस पे, मतलब मैं फोन यूज कैसे कर पाऊंगा, एप्स तो होंगे ही नहीं उसके। देखिए, बजट पे फोकस आज करें, ठीक है। उस सब्जेक्ट में आपसे डिटेल में मैं कभी भी चर्चा कर सकता हूं। चलते चलते एक सवाल है सर, पहले रेल बजट होता था, एक उत्सव होता था, हम लोग रेल भवन में जाते थे, बहुत उत्सव का माहौल होता था। आप क्या मिस करते हैं एक सेपरेट रेल बजट को? आज आइए ना रेल भवन में, देखिए कैसा उत्सव का माहौल है। थैंक यू सर। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो बजट पे ये विशेष कवरेज हमारा जारी है और हम सीधे चल सकते हैं नीलकंठ मिश्रा, सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकंठ, सबसे पहले आप बताइए इस बजट में क्या खास है और क्या मिस हो गया है? खास ये है कि सरकार ने आर्थिक स्टेबिलिटी पे फोकस किया है। अभी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ही टर्बुलेंट हैं। अभी कोई भी पॉलिसी एरर होने से मार्केट्स में काफी ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, तो इसलिए मैक्रो स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। तो सरकार ने अपना फिस्कल टारगेट जो कंसोलिडेशन पाथ था कि 4.5% डेफिसिट रखेंगे FY26 में, तो उसको मेंटेन किया है। द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वो उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो जो भी पैसे बचे, क्योंकि इस साल उतनी फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं देनी होगी क्योंकि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम गिर गए हैं। इस साल नरेगा का डिमांड भी कम होने वाला है क्योंकि जॉब्स क्रिएशन शुरू हो गया है। तो उस वजह से जो पैसे बचे हैं उसको उन्होंने सड़कें बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में खर्च किया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से बजट के नंबर्स की क्रेडिबिलिटी कैसी। तो कभी कभार सरकार ये भी करती है और कर चुकी है बहुत 10-12 साल पहले कि आप ऐसे अनुमान लगा लें कि भाई टैक्स 20% बढ़ जाएगा, जो भी बढ़ता नहीं। तो इस सरकार के जो अजम्पशंस हैं बजट के, वो काफी क्रेडिबल हैं। जो ग्रोथ अज्यूम किया हुआ है काफी क्रेडिबल है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमने आज अपने इन्वेस्टर्स को नोट भी भेजा, इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। ये आई थिंक बिग पिक्चर में सभी चीजें सही की। नीलकंठ जी, आपने एक बहुत अहम बात की कि किस तरह से स्टेबिलिटी लाएगी ये बजट, और आपने रोजगार की बात की। तो मेरा सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि रोजगार में इजाफा होगा। सीएमआई का जो मैं डेटा देख रही थी, 7.1% है बेरोजगारी दर हमारे यहाँ। अर्बन एरियाज में 8.6% और रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में 6.5%। तो आपका क्या प्रोजेक्शन है, कौन से एरियाज में, सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है इस बजट के मद्देनजर? तो देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस में एक सरकार का एक समय आता है जब सरकार का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्रोथ डाउनटर्न आने से सरकार को खर्च करना बढ़ाना पड़ता है, बट जब इकोनॉमी रिकवर करने लगती है तो इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि सरकार को धीरे धीरे अपने हाथ खींचने चाहिए। तो अभी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। जब लॉकडाउन के समय में क्या होता है कि जो रईस हैं, जो टूरिज्म पे, रेस्टोरेंट्स में, कोचिंग में पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे जो हैं वो बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को मिलते हैं। लॉकडाउन के बीच में ये सब बंद हो गया था। जैसे ही इकोनॉमी खुली है पिछले 1-1.25 साल में, ये पैसे जब आउटफ्लो होने लगे, जैसे आपने देखा होगा टूरिज्म का डिमांड काफी बढ़ गया है, रेस्टोरेंट्स काफी खुल गए हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है तो ड्राइवर्स की डिमांड बढ़ गई है, रेस्टोरेंट्स में काफी कमी है। तो इससे जो लो एंड जॉब्स हैं उनमें काफी इंप्रूवमेंट है। सो ऑलरेडी अभी आप देखेंगे जो कंज्यूमर कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जो लो एंड का डिमांड है, रूरल डिमांड है, ये काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार को अगर खर्च करना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो सरकार ने किया है मेरे हिसाब से आगे जॉब क्रिएशन जो है वो कंस्ट्रक्शन में आएगा। रियल एस्टेट मार्केट्स में काफी तेजी है। काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे खर्च की बात हुई है, सड़कों पे, रेलवेज में,
उसमें काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है। नीलकंठ जी, जो ग्लोबल हालात बने हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, बार बार ये कहा जा रहा है कि वैश्विक मंदी आ सकती है, उसको लेकर चेताया जा रहा है। IMF के भी जो आंकड़ा है उसमें कहा गया है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सकती है। तो ऐसे में भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, क्या आपको लगता है कि ये बजट उन चुनौतियों को एड्रेस करता है? जी हाँ, जैसे जब दुनिया में ग्रोथ स्लो होती है तो लोग रिस्क एवर्स होते हैं। कहीं पे भी ग्रोथ स्लो होने से लोगों का रिस्क एवर्जन बढ़ जाता है। ऐसे में भारत जैसे देश को, जो हमेशा से करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, कहने का मतलब जितने डॉलर्स हमें चाहिए, जो हम तेल आयात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करते हैं, इनको पे करने के लिए जो डॉलर चाहिए वो कम पड़ जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारत में कोई भी पॉलिसी मिस्टेक्स ना हो। जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत को एक स्टेबल इकोनॉमी समझे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मेरे हिसाब से इस बजट का, और उस पे आई थिंक सरकार खरी उतरी है। जी, तो नीलकंठ जी, ये विकास और वेलफेयर, जी माफ कीजिएगा, पूरी कीजिए बात अपनी। जी शुक्रिया। ये ग्रोथ को भी थोड़ा मेरे हिसाब से मॉडरेट करने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और दुनिया बहुत खराब कर रही है, तो आप ऑफकोर्स आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो, निर्यात जो है वो कम हो जाएंगे, आपके आयात सॉलिड रहेंगे, तो आपका जो डिमांड फॉर डॉलर्स है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा इकोनॉमी को स्लो करने की भी जरूरत है। जो सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट 6.4 का 5.9 का टारगेट दिया है, उससे वो भी अचीव हो। विकास और वेलफेयर को ध्यान में रखा गया और बैलेंस किया गया, ऐसा सरकार की तरफ से कहा, वित्त मंत्री ने कहा। पर जैसा विपक्ष कह रही है कि अभी अपने कुछ देर पहले हरीश रावत से भी बात की कि कुछ है नहीं बजट में, खाली लिफाफा है। तो आप हमें अगर 2-4 पॉइंट में बता दें कि कैसे विकास और वेलफेयर बैलेंस हो रहा है इसमें। देखिए, विकास और वेलफेयर के बैलेंस में जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर की बात होती है, जैसे ये जो खाली लिफाफे की बात है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं खर्च करने को, आप उसको लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डाल सकते हैं, जिससे कि फिर वो जाके उसको खुलेआम खर्च करें। या फिर आप कह सकते हैं कि हम इतनी सड़कें बनवाएंगे, और वो सड़कें हवा में तो बनती नहीं है। उस सड़क को बनाने के लिए आपको लोग चाहिए, उस सड़क को बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, आप जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीदने से लोगों को पैसे मिलते हैं। तो इसके ये जो नौकरियां जब इससे क्रिएट होंगी और इससे बाद जो सड़क बनेगी, उससे हो सकता है कि जैसे अभी अगर जो कॉरिडोर बना है बंबई से नागपुर तक का, पहले था कि अगर आपको JNPT से एक्सपोर्ट करना है तो आपको बंबई के आसपास फैक्ट्री लगानी होगी। अगर आप 8-10 घंटे में नागपुर से यहाँ पहुंच सकते हैं, हो सकता है कि फैक्ट्री आप वहां लगा सकते हैं, तो वहां के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी एक जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा साधन है। और ये मानना कि लोगों को पैसे बांट के या वो न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस जाके, जिससे कुछ सरकारी कर्मचारियों को बहुत पैसे मिलने शुरू हो जाए, वही एक सही तरीका है। जब सरकार लगे कि मैं राजा हूं और लोगों पे मिठाइयां फेंक रहा हूं, ये इस तरह की पॉलिसी जो है वो ऐसे ग्लोबल माहौल में काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। जी बिल्कुल, नीलकंठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। सुभाष सरकार जी भी हैं, आप MOS हैं एजुकेशन के। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत। 2 ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि उस पर थोड़ा सा और बल दिया जाना चाहिए, GDP के अनुपात में उनका जो शेयर है वो और बढ़ना चाहिए, वो थे एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। लेकिन दोनों का ही जिक्र जरा कम दिखा इस बजट में। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा चिंता का विषय है? देखिए, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बना, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिया है देश, 220 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स बना है, और
पीएम सुरक्षा बीमा भी 44.6 करोड़ हुआ। इसके साथ साथ जो कैश ट्रांसफर वो भी 2.2 लाख। सुभाष जी, सवाल शिक्षा पर था, आपका मंत्रालय। ये देश मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद भी ये देश आज सारा वर्ल्ड में, विश्व में 10 नंबर से 5 नंबर में आ गया। और इस बार बजट में हर मंत्रालय में वृद्धि हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सबसे हाईएस्ट बजट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हाईएस्ट बजट इस साल 1,12,886 करोड़। इससे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस कई साल में ये नहीं हुआ। पिछले साल भी हम लोग 1 लाख करोड़ खर्च कर गया था, लेकिन हमारे रिकॉर्ड भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल, आज सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज की बात की है। सरकार कह रही है कि भाई नेशनल लाइब्रेरी के माध्यम से हो, लेकिन आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले एक डेटा आया था किस तरह से कोविड के दौरान हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है वो बहुत उस पर असर पड़ा है। स्कूल जाने वाले बच्चे कम हुए हैं, उनकी शिक्षा पे बहुत असर पड़ा है। उस लिहाज से कुछ प्राइमरी शिक्षा पर कुछ होता हुआ या स्कूल्स पर कुछ जोर नजर नहीं आया, आप क्या कहेंगे? ये आपके प्रश्न से ही आपने जवाब दे दिया। तो जैसे जितने लर्निंग लॉस हुआ ना, ये लर्निंग लॉस को मीटअप करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनेगा। और ये हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। सारे जो किस प्रकार के सारे इसके अंदर जो को करिकुलर सारे लेसन्स होगा, जिसके अंदर बच्चे को पढ़ाई के हैबिट भी बन जाएगा। और ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास आग्रह है, इसको फिजिकली सारे पंचायत में, स्कूल में, केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई एनजीओ भी कर सकते हैं। इसके कारण सारे बच्चे को जो लर्निंग लॉस है वो भी मिटअप हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और कि जब हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, मैं कुछ शिक्षकों से बात कर रही थी, उनको चिंता ये थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो बात सरकार कर रही है, पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उसमें बजट में कुछ दिखा नहीं रोड मैप। हाँ, एकदम हमारे रोड मैप एकदम हम ये जमीन पर उतर गए। अब देखिए जो हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो करिकुलम फ्रेमवर्क, जो पेडागोजी, ये सब हमने तैयार करके लॉन्च कर दिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में लाकर फिर सजेशन लेंगे, वो सजेशन हमको भेजेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इस बार हमने जो हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट है, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, उसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ही बढ़ावा दिया। उसके लिए हम पैसा उसको लिए ग्रांट कर रहे हैं सारे स्टेट को। डॉक्टर सरकार, एक आखिर में आपसे सवाल था, आज जो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए जी, एक आखिर में इसके कारण सारे सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए, ये सारे जो शिक्षकों को तैयार करेंगे वो शिक्षक जैसे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बोलिए जी, बोलिए। मेरा आखिरी सवाल था आपसे, आज जो घोषणा की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, किस तरह से बनाए जाएंगे? संक्षेप में अगर आप इसके बारे में बता सकें। हाँ जी, हम तो 50 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाएंगे, जहां केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल नहीं, रोबोटिक्स सब कुछ हम सिखाएंगे। हाँ, और जैसे हमारे ये स्लोगन होगा, विजन होगा, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। ठीक है, ये हम सारे लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स उसको भी बुलाएंगे, वो भी एक पार्टनर बनेंगे। जिस तरफ से जरूरत है, सारे एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज, ये सबको लेकर एक अच्छे तंत्र बनाएंगे जिसमें हमारे यूथ अच्छे स्किल्ड होगा, अच्छे उसको जानकारी होगा, उसको वो भी खुद इसके लिए इनोवेशन कर सकते हैं। ये नया सब्जेक्ट है, जैसे हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं फॉर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। रजत सेठी साहब बहुत देर से बैठे हैं और जाखड़ साहब भी उनके पास भी आएंगे। रजत सेठी साहब, बहुत चर्चा आप बहुत देर से सुन रहे हैं, माफी चाहता हूं अभी आपसे मौका मिल रहा बात करने का। क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? सबको ये सोच रहे थे कि ये बहुत पॉपुलिस्ट बजट होगा क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इस साल भी 10 राज्यों में चुनाव है। जी मनोरंजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछले 5-7 बजट अगर देखें जो चुनाव के तुरंत पहले वाले साल में अगर घोषित हुए हों, उन सारे बजटों में एक पॉपुलिस्ट थीम तो कंसिस्टेंट रही है। इस पूरे बजट में कहीं पर भी पॉपुलिस्ट इंस्टिंक्ट दिखा नहीं सरकार का। इसका ये मतलब हुआ कि क्लियरली सरकार काफी कॉन्फिडेंट है और कंटिन्यूटी पे विश्वास रखती है कि हमको लोक लुभावन बजट नहीं बनाना चाहिए और जो देश की नींव है समृद्ध काल के लिए, वो उस देश की नींव पे काम करना चाहिए। तो फाउंडेशंस के ऊपर काम किया गया है। लगातार पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के स्तर को सरकार कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है। कुछ आलोचक इसके जरूर कह सकते हैं कि इससे क्राउडिंग आउट होगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। एक ये डिबेट लगातार रहेगी कि क्राउडिंग आउट होगा कि क्राउडिंग इन होगा। इसके ऊपर भी कई सारे इकोनॉमिस्ट में मत विभाजन है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकार की पहल को देखते हुए अब प्राइवेट सेक्टर का भी समय आ गया है कि वो भी भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखे और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे और जो स्ट्रांग फाउंडेशंस हो सकते हैं अगले 20-25 साल के लिए। देखिए 2047 तक अगर देश को विकसित देश बनाना है तो क्लियरली हमारे पास 2 बिजनेस साइकिल्स बची हैं बड़े बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये एक बिजनेस साइकिल होगी और एक बिजनेस साइकिल का टिपिकल ड्यूरेशन 10 साल के आसपास होता है। प्राइवेट सेक्टर को ये सोचना होगा कि अब आके लार्ज स्केल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके इस देश में, ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आगे आने वाली जनरेशंस को भी मिल सके। जाखड़ साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं और क्योंकि आप चेयरमैन हैं भारत कृषक समाज के, किसान खुश हैं? इतना टाइम लग रहा है आपको सोचने में? नहीं, मैं सोच रहा था कि किस तरीके से अच्छी तरह उसको बता पाऊं कि बुरा भी ना लगे कि सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि नहीं, डरना क्या, बोल नहीं, डरने की बात नहीं है। सरकार, मैं अब एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक जो गेहूं करता है और जो धान उगाता है, वो एक साल में मतलब एक फसल में 5 बैग यूरिया और 3 बैग डीएपी इस्तेमाल करता है। उसकी अगर सब्सिडी जोड़ें तो पर एकड़ की 17,500 रुपए पर एकड़ की सब्सिडी बनती। पाकिस्तान में यूरिया हिंदुस्तान से 2.5 गुना महंगी है। ठीक है ना, पर फिर भी किसान दुखी है। मैं जब गांव में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं कि क्या आपकी जिंदगी सुधरी है। इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, इनकम बहुत एक गलत नजरिया है देश को देखने का कि आपकी जिंदगी सुधरी है, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सब सुधरा है कि नहीं सुधरा है, और सब लोग कहते हैं कि ये नहीं सुधरी है। और 8 लाख करोड़ के करीब सब्सिडियां दी जाती हैं, चाहे वो पीएम किसान में हो, चाहे वो एमएसपी के दाए हो, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ये सब मिला के 8 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और फिर भी किसान खुश नहीं है। मेरे हिसाब से ये समझने की जरूरत है कि बहुत सारी जो सब्सिडीज जिनके ये आर्थिक विशेषज्ञ बात करते हैं, ये कंज्यूमर्स के लिए, ये पास थ्रू है। किसान को इलेक्ट्रिसिटी बिजली मुफ्त मिलती है। आज भी तो सब्सिडी दी है सर यूरिया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, सब्सिडी बहुत दे रही है सरकार, पर ये सब्सिडी अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए है, पास थ्रू हो रही है। उससे खाना सस्ता हो जाता है, परंतु किसान का फिर वो सस्ता ही बिकता है, तो वो एक्चुअली पास थ्रू है। किसान सोच रहा है कि उसके लिए सब्सिडी है, सब्सिडी एक्चुअली कंज्यूमर के लिए है। तो ये इस बात को समझना जरूरी है। और 2-3 चीजें सरकार ने अच्छी अनाउंस करी हैं, जो है कि स्वच्छ भारत अभियान में 11.7 करोड़ शौचालय बनाने की, या पीएम आवास योजना, मेरे को लगता है ये बहुत बढ़िया है कि 67% उन्होंने उसको 80,000 करीबन 80,000 करोड़ रुपए उसके लिए निर्धारित किए हैं बनाने के लिए। तो ये सब चीजें अच्छी हैं। सवाल जो हमेशा हम देखते थे, हमारे जो किसान है वो रिटेल बाजार में या कैसे पहुंचे, क्या उसका ईज ऑफ डूइंग, हमारे किसान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है? क्योंकि हमारे किसान का प्रोडक्ट है, कितनी बारी अभी भी वो तस्वीरें देखते हैं कि वो जमीन पे फेंक रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे। उसमें क्या अंतर आया? कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ना
सारे जो दिक्कत क्या है कि जो सरकार है वो उन लोगों से एडवाइस ले रही है जिनका धंधा है एडवाइस देना, कंसल्टेंसिंग फर्म्स का, किसानों से बात नहीं कर रही है। इसलिए हम कह रहे थे शुरू में कि एक किसान आयोग चाहिए जो सरकार को बता पाए। सरकार कोशिश करती है, आर्थिक विशेषज्ञ कोशिश करते हैं कि हम सरकार को ये बताएं कि आपको मार्केट पैदा करना है सरकार किसान की फसल के लिए, पर मैं समझता हूं कि किसान की फसल के लिए मार्केट पैदा नहीं करना है, किसान को मार्केट के लिए उगाना है। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। आप कैसे उसको डिजाइन करते हो, कैसे उस प्रोसेस पे आते हो, वो बहुत जरूरी है। बहुत जहीन बातें कर रहे हैं आप, लेकिन पर 2-3 चीजें मिसिंग थी इस बजट में जो मैं समझता हूं कि खत्म होने से पहले बात करनी चाहिए। एक तो है कि पीएम किसान का जिक्र ही नहीं हुआ। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि पीएम किसान की जो 500 रुपए से वो 750 हजार रुपए हो जाएगी, मैं भी ये उम्मीद कर रहा था, परंतु उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। पर ये समझना जरूरी है कि सारे आर्थिक विशेषज्ञ सब कह रहे थे कि पीएम किसान को बढ़ाया जाए। मैं उस बात की प्रायोरिटी नहीं देता, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पीएम किसान तो केवल जमींदार को ही मिल रही है, जो जमीन का मालिक है, जो लेबर है, जो दिहाड़ी कर रहा है खेत में, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें उम्मीद थी किसान संस्था की तरफ से कि पीएम किसान का दायरा बढ़ा के उस दिहाड़ी मजदूर को उसमें लाया जाएगा कि उसको भी कोई आर्थिक मदद मिले। माफी चाहते हैं, टाइम इतना ही है, आज मुद्दे तो काफी सारे थे, लेकिन संकेत जो आपने सवाल पूछा था कि क्या किसान खुश है, मुझे लगता है खुश तो भारत में आप जानते हैं कि ज्यादा लोग होते नहीं, केवल तपस्वी जो है तपस्वी खुश होते हैं। तपस्वियों का देखने का कि तपस्वी खुश होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन जाकर साहब के साथ एक प्रोग्राम हम लोग को करना चाहिए अलग से। इस जो बातें आप कर रहे थे वो सच में जो है काफी अच्छी और जहीन बातें थी। ये बात तो है, ये बात। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आपको बजट की कवरेज कैसी लगी बताइएगा जरूर। हम अगले साल फिर बजट एक्सपर्ट बन करके आएंगे, ऐसे ही 5 लोग एक साथ। तब तक के लिए नमस्कार।